सुप्रभात स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 12 केमिस्ट्री हिंदी मीडियम, एक बार फिर से मैं तुम सबका वेलकम करती हूँ बेटा। चैप्टर 9 हम लोग शुरू कर चुके हैं और चैप्टर 9 में इससे पहले 2 वीडियो तुम्हारे पास आ चुकी हैं। तो उन दोनों वीडियो में मैंने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का कि चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरह के यौगिक हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ना है। जो सेकंड वीडियो थी उस सेकंड वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि जो लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, अपना जो उपसंयोजक यौगिकों का जो मंडल होता है बीच में, स्फीयर बोलते हैं जिसे कोऑर्डिनेशन स्पेस समन्वय मंडल, तो उसमें जो लिगेंड लगे हुए होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आज भी वैसे तो IUPAC नामकरण हम पढ़ने वाले हैं, पर उन लिगेंड के 2 प्रकार को तुम्हें और बताने वाले हैं। ठीक है, ये प्रकार कोई लिगेंड की संरचना पर निर्भर नहीं करते, लिगेंड की उपस्थिति पर निर्भर करते हैं कि एक ही जैसे लिगेंड उपस्थित हैं या फिर एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड उपस्थित हैं। जैसे होमोलैक्टिक लिगेंड है, होमोलैक्टिक, और एक हेट्रोलैक्टिक। होमोलैक्टिक लिगेंड और हेट्रोलैक्टिक लिगेंड। ठीक है, होमोलैक्टिक लिगेंड हम उन्हें बोलते हैं कि यदि हमारे समन्वयन मंडल में केवल एक ही तरह का, एक ही प्रकार का लिगेंड उपस्थित है और उसकी संख्या समन्वयन अंक के आधार पर भिन्न हो सकती है, लेकिन एक ही प्रकार का लिगेंड उपस्थित है। कि सिंगल लिगेंड मैंने यहाँ लिखा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक ही प्रकार का लिगेंड। ये बात समझ में आई बेटा? देखिए, सिल्वर के साथ 2 NH3 लगे हुए हैं, लेकिन इस पूरे ब्रैकेट के अंदर और कोई दूसरा लिगेंड नहीं लगा हुआ। ये एक प्रकार का लिगेंड है और इसको हम बोलते हैं होमोलैक्टिक जटिल अणु, कॉम्प्लेक्स, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स या होमोलैक्टिक जटिल अणु, हेट्रोलैक्टिक जटिल यौगिक। ठीक है, अच्छा, अब हेट्रोलैक्टिक किसको बोलते हैं? जैसे होमो में एक ही जैसा लिगेंड लगा हुआ होता है, हेट्रो में अलग अलग तरह के लिगेंड लगे हुए होते हैं। कैसे? यहाँ देखो, इधर इसी तरफ कोबाल्ट के साथ यहाँ पर NH3 भी लगा हुआ है, 2 NH3 लगे हुए हैं, एक क्लोरीन लगा हुआ है, एक ब्रोमीन लगा हुआ है। इसका मतलब 3 तरह के लिगेंड इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह के जटिल यौगिकों को हम बोलते हैं हेट्रोलैक्टिक जटिल यौगिक। होमो और हेट्रो इंग्लिश के ही नाम है, इनको हिंदी में भी होमो और हेट्रो ही लिखा जाता है। होमोलैक्टिक, होमो का मतलब समान, एक जैसे लिगेंड की उपस्थिति अगर जटिल यौगिक में है। हेट्रोलैक्टिक असमान, एक से अलग तरह के लिगेंड की उपस्थिति यदि जटिल यौगिक में है तो हम उसको हेट्रोलैक्टिक लिगेंड बोलते हैं। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब आते हैं अपने IUPAC नामकरण की तरफ, जो हमें आज करना है IUPAC नामकरण। उस IUPAC नामकरण पे जाने से पहले कल मैंने तुम्हें ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी बताई थी। ऑक्सीकरण अवस्था निकालने में मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया था Fe4 FeCN6 करने के लिए, तो वो सूत्र किताब में गलत लिखा हुआ था। फिर मैंने उस सूत्र को देखा क्योंकि उसके आधार पर जो ऑक्सीकरण अंक है वो सही नहीं आ रहा था, तो मैंने उसका सही रूप देखा और वो सही यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए। तो अब आज मैं ऑक्सीकरण अंक निकालना इसका नहीं बता रही हूँ, कारण यही है कि इसका पहले तुम अपने आप ऑक्सीकरण अंक निकाल के देखना। ऑक्सीकरण अंक निकाल के अगर तुम्हारा सही नहीं आता है तो फिर मैं इसको बताऊँगी। आज जो अपना टॉपिक है, अपना क्या टॉपिक है? IUPAC नामकरण। उपसे संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण के लिए कुछ नियम हमें पालन करने पड़ते हैं। उन नियमों को मैं नोट्स के रूप में तुम्हारे पास भेज दूंगी। अभी जो 2-3 बेसिक नियम, वो बेसिक नियम हमें पता होने जरूरी है। ठीक है, एक तो बेसिक नियम अपने दिमाग में ये ध्यान रखो बेटा, क्योंकि जो IUPAC नाम है उनमें स्पेलिंग में भी अंतर आता है, तो इसलिए IUPAC नाम तुम्हें इंग्लिश में ही लिखने हैं।
मैं हिंदी में लिखना नहीं सजेस्ट करूँगी उसको, क्योंकि जो IUPAC के नाम है वहाँ पे इंग्लिश स्पेलिंग में अंतर आता है और स्पेलिंग में अंतर आते ही गलती हो जाती है। तो इसलिए सही स्पेलिंग के साथ इंग्लिश में ही उसका नाम तुम्हें लिखना सीखना है। IUPAC नामकरण में जाने का जो सबसे पहला नियम है, सबसे पहला नियम क्या है कि अगर कोई दूसरा धातु D धातु के अलावा दूसरा धातु को पहले नाम लिखते हैं। धातु का पहले नाम डी ब्लॉक की धातु के अलावा अगर कोई दूसरी धातु भी उपस्थित है तो उसका नाम पहले लिखा जाता है। कैसे? देखो यहाँ पर K4FeCl6 आयरन डी ब्लॉक की धातु है, आयरन डी ब्लॉक की धातु है, लेकिन पोटेशियम डी ब्लॉक की धातु नहीं, पोटेशियम डी ब्लॉक की धातु के अलावा उपस्थित है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसका नाम पहले लिख देती हूँ, पोटेशियम ठीक है। और ये अंडरस्टूड है बेटा, मैंने इसलिए पहला नियम नहीं लिया, ये अंडरस्टूड है। IUPAC नामकरण तुम पहले भी कर चुके हो कार्बनिक यौगिकों का। ये अंडरस्टूड है कि जो भी हम पहला लेटर लिखेंगे वो कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे पोटेशियम लिखा तो वो P कैपिटल में ही लिखा जाएगा, ये अंडरस्टूड है। इसलिए मैंने इसको नियम में ऊपर नहीं लिखा क्योंकि ये तुम पहले पढ़ चुके हो। दूसरी चीज आओ, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद दूसरे नंबर पे हम क्या लेते हैं, लिगेंड। लिगेंड का नाम व संख्या। ठीक है, दूसरे नंबर पर लिगेंड का नाम लिखा जाता है, उसकी संख्या लिखी जाती है। अब लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाता है, एक बार इस तरफ ध्यान डालो। देखो, जिनके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ रहा है, जिन लिगेंड के ऊपर ऋणात्मक आवेश आ रहा है, जैसे ये Cl- है, इसका जो एक्चुअल नाम है, वास्तविक नाम है, वो क्लोराइड है। लेकिन जब ये लिगेंड बन जाएगा तो हम इसको क्लोराइडो लिखेंगे, ई हटा देंगे पीछे से, O लगा देंगे। ठीक है, Cl नेगेटिव ऋणात्मक आवेश युक्त एक लिगेंड, जब ये लिगेंड नहीं बना है तब तक हम इसको साइनो बोलते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ जो इसका एक्चुअल नाम है साइनो, लेकिन जब ये लिगेंड बन जाता है तब हम इसको साइनाइडो लिखेंगे। F के ऊपर ऋणात्मक आवेश, हम इसको फ्लोराइड लिखते हैं, लेकिन जब ये लिगेंड बन जाएगा तो इसको फ्लोराइडो लिखा जाएगा। समझ में आई ये बात? जितने भी ऋणात्मक आवेश युक्त लिगेंड हैं उन सब लिगेंड के नाम के बाद O लगा दिया जाता है। सल्फेट है उसको सल्फेटो लिखेंगे, थायोसाइनेट है उसको थायोसाइनेटो लिखेंगे। ये लिखते हुए आएंगे, अभी जब हम कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिखेंगे तो वहाँ लिखते हुए आएंगे, लेकिन वो लिगेंड होना चाहिए। अगर वो लिगेंड के बाहर लगा हुआ है फिर उसका एक्चुअल नाम ही लिखा जाएगा। अगर क्लोरीन लिगेंड के बाहर लगा हुआ है, इस बड़े ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, तो उसको क्लोराइड ही लिखा जाएगा। सल्फेट बड़े ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, उसको सल्फेट ही लिखा जाएगा। ये बात समझ में आई? लेकिन अगर उसके अंदर लिखे हुए हैं तो फिर उनका नाम हम लिगेंड के अनुसार देंगे। ठीक है, तो हम अपने लिगेंड देखो, अब ये जितना नाम हमने लिखना स्टार्ट किया था, यहाँ पर 6 साइनाइड है, क्या लिखा जाएगा, हेक्सासाइनाइडो, क्योंकि 6 साइनाइड है, हेक्सासाइनाइडो। यहाँ पर भी आ जाएगा हेक्सासाइनाइडो। बात आई समझ में? अच्छा, आधा नाम अपना हो चुका है। अब उसके बाद में जो डी ब्लॉक के तत्व की लगा हुआ है धातु के रूप में, अब उसका नाम लिखना। उसका नाम लिखने के 2 तरीके हैं बेटा। एक तरीका तो ये है कि जो तरीका हम लेकर चल रहे हैं कि इस धातु के अलावा भी कोई दूसरी धातु लगी हुई है। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला पार्ट था, इसके ऊपर कुछ ऋणात्मक आवेश था जिसको संतुलित करने के लिए दूसरी धातु को लगाना पड़ा। हम इसको क्या मानेंगे, निगेटिव संकुल, ऋणात्मक संकुल मानेंगे। और ऋणात्मक संकुल में जो डी ब्लॉक के तत्व का नाम है
उसको एक तो लैटिन में लिखा जाता है, लैटिन भाषा के अनुसार लिखा जाता है, और दूसरा बाद में एट लगा दिया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर वही मेंशन कर रही हूँ। ऋणात्मक संकुल में धातु कौन सी? डी ब्लॉक की धातु का नाम ATE पर खत्म होता है। ठीक है, ATE पर खत्म होता है। अब एक चीज और, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, हमने नाम लिख दिया। डी ब्लॉक की धातु का जहां तुमने नाम लिखा है उसके ब्रैकेट में रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर डालना है। ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखा जाता है। ठीक है, रोमन में और ब्रैकेट में, कोष्ठक में। कोष्ठक में लिखा जाता है। ये बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, अब जो अपने धनात्मक संकुल, एक लाइन के लिए लिख देती हूँ, धनात्मक संकुल बाद में आयन लिखते हैं। ठीक है, धनात्मक संकुल में बाद में आयन लिखते हैं। अब ये मैं तुम्हें दोनों चीजें बताऊंगी। देखो, इसका नाम पहले पूरा करते हैं। हमें संकुल का प्रकार पता चल चुका है क्योंकि दूसरी धातु लगी हुई है इसके साथ, इसका मतलब ये ऋणात्मक संकुल है। हमें इसका नाम लैटिन में लिखना पड़ेगा। आयरन को लैटिन में बोलते हैं फेरम, और बाद में एक लगाएंगे तो फेरेट, यहाँ भी फेरेट। ठीक है, धातु की ऑक्सीकरण संख्या कल मैंने निकालना बताया था तुम्हें इसका। इसमें धातु की ऑक्सीकरण संख्या 2 आती है तो रोमन में 2 लिखते हैं। यहाँ पर 3 आती है, रोमन में 3। ठीक है, धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना अगर तुम्हें नहीं आ रहा है इस वीडियो को देख के, तो इससे पहले वाली वीडियो देख ली। उस वीडियो में मैंने ऑक्सीकरण संख्या निकालना तुम्हें बताया था। तो यहाँ तक नाम लिखने से पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालना तुम्हें आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आते हैं बेटा, मैंने बात करी है कि धनात्मक संकुल। अब पहले धनात्मक संकुल का ही नाम लिखते हैं। इसके बाद एक धनात्मक संकुल का नाम लिखते हैं। देखो, ये धनात्मक संकुल है CONH3 6 3+। ठीक है, इससे पहले कोई धातु नहीं लगी हुई है तो हम सीधे लिगेंड से शुरू करेंगे। देखो, पहला स्टेप अपने पास नहीं है, कोई दूसरी धातु नहीं है, ये कैंसिल हो गया। इसमें हमें दूसरे से स्टार्ट करना है। लिगेंड अपने पास अमीन लगे हुए हैं, वो भी 6 अमीन लगे हुए हैं। हेक्सा अमाइन, अमाइन मैंने तुम्हें बताया था कि NH3 में AMM आ जाएगा लिखते टाइम। हेक्सा अमाइन, कोबाल्ट, थर्ड आयन। ये बात आई समझ में बेटा? अगर धनात्मक आयन है तो हमें धातु का नाम हमें धातु का नाम लैटिन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे उसका नाम लिखेंगे और नाम लिख के उसके बाद आयन लगा देंगे। ऑक्सीकरण अवस्था ऋणात्मक संकुल हो या धनात्मक संकुल हो, सब में ही बतानी पड़ती है। जहां तुम धातु का नाम लिख रहे हो, धातु के नाम के बाद ब्रैकेट लगा के उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बतानी पड़ती है। ठीक है, अब एक और धनात्मक संकुल मैंने लिखा हुआ था, ये इस तरफ लिखा हुआ है धनात्मक संकुल। देखो, कोबाल्ट है क्लोरीन, ONO इन(2+). ठीक है, अब ये इन(2+) के बारे में पहले तुम्हें बताते हैं। देखो, ये क्या है? अपना कार्बनिक लिगेंड है। ये हाइलाइट डायमंड की संरचना मैंने बनाई है। ये एक कार्बनिक लिगेंड है। तो कार्बनिक लिगेंड में उनकी संख्या अगर एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा संख्या के लिए हम क्या लिखते हैं? बिस, ट्रिस, एक्सेट्रा।
लगाते हैं कार्बनिक लिगेंड। ठीक है, जितनी उनकी संख्या है, अगर 2 संख्या है तो प्लस लगा देंगे, 3 संख्या है तो प्लस लगा देंगे, जितनी भी संख्या होती है कार्बनिक लिगेंड की उसके नाम से पहले वो लगा दिया जाता है। तो इसी तरह अब यहाँ पे लिखेंगे। और ये क्योंकि हमारा हेटेरोलेप्टिक संकुल है, एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड लगे हुए हैं, तो अब हम यहाँ पर अल्फाबेटिकल क्रम भी फॉलो करेंगे। अल्फाबेटिकल क्रम का मतलब जैसे क्लोरो सी पहले आ रहा है, नाइट्राइटो एन पहले आ रहा है, इथाइलिन डायमीन ई आ रहा है, तो क्लोरो के बाद इथाइलिन डायमीन आएगा, ठीक है, और उसके बाद नाइट्राइटो आएगा। देखो नाम इसका क्या लिखा जाएगा, डाइक्लोराइडो नंबर 9 क्लोराइडो बिस इसलिए लगाया क्योंकि इथाइलिन डायमीन के 2 अणु लगे हुए हैं, बिस इथाइलिन डायमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड आयन, क्योंकि ये धनात्मक आवेश युक्त आयन है तो बाद में आयन लगाना जरूरी है इसमें। और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर 2 आती है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर 3 आएगी, 2 नहीं 3 आएगी, 3, एक क्लोरीन के लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, थर्ड आयन। ठीक है, ये कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था के साथ हमने लिख दिया है इसको। अच्छा, अब उसके बाद आओ बेटा, जैसे अपना ये ऋणात्मक आवेश युक्त दोनों लिखे हुए, इसमें इसी नियम की पालना करनी है, लेकिन क्योंकि कोई दूसरा धातु तत्व इसके साथ नहीं लगा हुआ है तो सीधे लिगेंड से शुरू करेंगे। लिगेंड यहाँ पर 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं, हम इसको क्या लिखेंगे, हेक्सा फ्लोराइडो, हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट, क्योंकि ऋणात्मक आवेश युक्त आयन है, कोबाल्टेट और थर्ड। समझ में आई बात? क्योंकि पहले वाला पार्ट अपना नहीं है, कोई दूसरी धातु नहीं लगी हुई है, लेकिन ऋणात्मक आवेश युक्त आयन है, तो धातु के बाद में 1 लगाना जरूरी है, ये 1 लगाना जरूरी होता है। धातु का नाम लिखते हैं और नाम में भी क्या लगाते हैं, 1 लगाना जरूरी है, 1। अच्छा, अगला भी अपना ऋणात्मक आवेश युक्त की संकुल है, इसमें लगे हुए हैं 4 साइनाइड लगे हुए हैं, NiCN4 2 माइनस, 4 साइनाइड हैं, हम क्या लिखेंगे इसको, टेट्रा साइनाइडो निकेल निकेलेट और सेकेंड, निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था जो तुम्हें पहले निकाल के देखनी चाहिए, क्योंकि मुझे देख के पता चल जाता है इसलिए मैंने लिख दी है वहाँ, लेकिन तुम्हें पहले निकाल के रखनी पड़ेगी ऑक्सीकरण अवस्था, उसके बाद भी तुम्हें नाम लिखना है इसका। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आते हैं बेटा, इधर देखो, NiCO4, CO को यहाँ देखो हम क्या लिखा है, कार्बोनिल, CO के लिए मैंने लिखा है कार्बोनिल, तो कार्बोनिल क्योंकि इससे पहले कोई धातु तत्व नहीं है तो नाम में लिगेंड की संख्या से शुरू करना है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, क्योंकि कोई ऋणात्मक आवेश युक्त ये संकुल नहीं है, धनात्मक आवेश युक्त भी संकुल नहीं है, तो 1 भी नहीं लगाएंगे, आयन भी नहीं लगाएंगे, केवल उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 लिखकर छोड़ देंगे, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक अणु है, उदासीन अणु है, ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, तो 0 गुना 4 0 हो गया, तो निकेल का भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 0, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल में किसी भी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। अब उसके बाद आते हैं बेटा नंबर 1, देखो नंबर 1 को मैंने यहाँ लिखा है, अपने पास क्लोरीन ब्रोमीन और अमीन है, अमीन में A पहले आ रहा है, उसके बाद ब्रोमीन आ रहा है B में और उसके बाद क्लोरीन आ रहा है C में, कैसे लिखेंगे, डाई अमीन, क्योंकि 2 अमीन लगे हुए हैं, डाई अमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो कोबाल्ट सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऋणात्मक
संकुल नहीं है। उसके बाद लिखो डाई, उसके बाद अगले का हमें लिखना है, 9th का हम लिख चुके हैं, 10th का। देखो क्लोरीन और इथाइलिन डाइअमीन, सी पहले आएगा, डाइक्लोराइडो बिस इथाइलिन डाइअमीन की 2 संख्या है, बिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट सेकेंड। ठीक है, कोबाल्ट सेकेंड हमने क्यों लिखा, क्योंकि कोबाल्ट के साथ 2 ही क्लोरीन यहाँ लगे हुए हैं और कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं बता रहा है, तो कोबाल्ट सेकेंड। ठीक है, बाद में कुछ नहीं लिखेंगे, अगर प्लस का आवेश होता उसके ऊपर तो आयन लिख देते, लेकिन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे तुम्हें बताना है एक, ये 15 नंबर बताना है, Fe2O6 2 पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्वा वाला अभी तक अपना कोई संकुल नहीं आया, और ये जो संकुल यहाँ लिखे हुए हैं इनके नाम तुम्हें अपने आप लिखने हैं। बाकी मैं उसका नाम तुम्हें बता रही हूँ, नंबर 15। देखो 15 का नाम लिखने के लिए मैं इधर से थोड़ा सा हटा देती हूँ। Fe2O6 ठीक है, देखो वाटर को लिखना है हमें एक्वा, कोई धातु तत्व इससे पहले नहीं है तो सीधे लिगेंड के नंबर से शुरू करना है। नंबर लिखना है 6 को हम लिखते हैं हेक्सा, हेक्सा एक्वा आयरन, क्योंकि धनात्मक आवेश युक्त आयन है तो आयरन ही लिखेंगे, हेक्सा एक्वा आयरन, और ऑक्सीकरण अवस्था सेकेंड आयन, हेक्सा एक्वा आयरन आयन, आयन में आई स्मॉल आयरन आयन। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा। अच्छा, अब एक चीज इसके ब्रैकेट में लिखो कि इसी को इन लिखा जाता है, शो इथाइलिन डाइअमीन। एक चीज मुझे और बतानी है, अगर पीछे कोई ऋणात्मक आवेश युक्त आयन लगा तो उसका नाम लिखना मुझे और बताना है। मैं बता देती हूँ तुम्हें, ऋणात्मक आवेश युक्त वाले अपने 2 3 4 हैं, तो उनमें से एक बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद बाकी के बचे हुए तुम अपने आप लिखो, ज़्यादा बचे ही नहीं है। देखो इसका बताती हूँ तुम्हें, नंबर 2 का CuNH3 4SO4, SO4 बाद में आ रहा है और CuNH3 ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, उससे पहले कोई धातु नहीं है। इसका मतलब लिगेंड की संख्या से हमें नाम लिखना शुरू करना है। तो सेकंड नंबर का नाम मैं यहाँ इसी के नीचे लिख देती हूँ, यही लिख, ठीक है, टेट्रा अमाइन, ठीक है, कॉपर। देखो अमाइन की ऑक्सीकरण अवस्था तो 0 हो जाएगी, भले 4 नंबर है, 0 गुणा 4 0 हो जाएगा, और कॉपर में ब्रैकेट में आ जाएगा सेकेंड। पीछे जो लिखा हुआ है मैंने तुम्हें बताया था कि अगर लिगेंड के रूप में नहीं है, ऋणात्मक आवेश युक्त आयन पीछे लगा हुआ है तो उसका नाम एज सच लिखा जाएगा, इसको हम लिखेंगे सल्फेट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। अब एक बार वापस बेटा जो एग्जाम्पल बचे रह गए हैं वो तुम्हें अपने आप लिखने हैं, मैं काउंटिंग करके बता देती हूँ कितने रह गए बचे हुए, 1 2 3 4 5, ओनली 5 तुम्हारे लिए बचे हुए। ठीक है, इन 5 के नाम तुम्हें लिखने हैं, और अगर कोई भी डिफिकल्टी फेस करते हो तो यू आर वेरी फ्री टू सेंड मी अ मैसेज आफ्टर टेकिंग द पिक कि इसका नाम आप मुझे लिखकर भेज दो। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूंगी, अगर मुझे ज़रूरी लगा तो मैं फ़ोन करके बता दूंगी, और अगर मुझे लगा मैसेज में काम चल जाएगा देन आई विल फॉरवर्ड द मैसेज, और मुझे लगा कि वीडियो बना के भेजनी है बच्चे के पास देन आई विल सेंड अ वीडियो एज वेल। ठीक है, तो वो जो भी मुझे सही लगेगा मैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास फॉरवर्ड कर दूंगी। नाउ अब क्या करते हैं, एक बार इन 5 पॉइंट को मैं रिपीट कर देती हूँ, 6 पॉइंट ज़्यादा मैंने लिखे हैं। ठीक है, ये नोट्स मैं आज भेजूंगी तुम लोगों के पास, आज भेज दूंगी या कल भेज दूंगी, मतलब नोट्स हमारे पास आ जाएंगे चैप्टर पूरा होने से पहले पहले। देखो पहला पॉइंट अपना क्या था, जिन संकुल में, संकुल बोलते हैं जटिल आयन, जिन संकुल में
डी ब्लॉक की धातु के अलावा कोई दूसरी धातु लगी हुई होती है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद लिगेंड का नाम हम लिखते हैं। लिगेंड का नाम उसकी संख्या के साथ शुरू होता है, जो भी उसकी संख्या है। किसमें? होमोलैक्टिक संकुल में। अगर हेट्रोलैक्टिक संकुल है तो लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल क्रम में लिखा जाता है। जिस लिगेंड का नाम का लेटर पहले आ रहा है अंग्रेजी की वर्णमाला में, उसको पहले लिखेंगे, जिसका बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखा जाएगा। दूसरी चीज़, उसके बाद आते हैं अपने जो ऋणात्मक आवेश युक्त लिगेंड है। अगर वो ब्रैकेट के अंदर है तो लिगेंड है। लिगेंड है तो वहाँ पर हर एक लिगेंड का नाम हमें ओ से खत्म करना है, ठीक है। जैसे क्लोराइड, हमें उसको क्लोराइडो लिखना है। सल्फेट, हमें उसको सल्फेटो लिखना है, ठीक है। ब्रोमाइड, हमें उसको ब्रोमाइडो लिखना है। साइनाइड, हमें उसको साइनाइडो लिखना है। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, इसके बाद अब क्या करते हैं कि जो उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड में 1-2 के नाम परिवर्तित कर दिए जाते हैं। किस किस के परिवर्तित किए जाते हैं? जैसे NH3, इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनिया। इसका नाम हम अमाइन लिखते हैं, डबल एम बना देते हैं, AMMINE लिखा जाता है, ठीक है। जैसे वाटर, H2O, इसको वाटर ना लिखकर हम एक्वा लिखते हैं, AUUA, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड ना लिखकर हम कार्बोनिल लिखते हैं उसको। समझ में आई ये बात? अच्छा, अब इसके बाद आते हैं जो अपने ऋणात्मक आवेश युक्त आयन हैं, उनकी पहचान 2 है। एक तो पहचान ये कि उसके साथ कोई भी दूसरी धातु का तत्व लगा हुआ होगा या उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश लगा हुआ होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी स्थिति है तो उस स्थिति में हम जो डी ब्लॉक की धातु का नाम लिखेंगे उस नाम को 8 से खत्म करते हैं, बाद में उसमें 8 लगा देते हैं, और 8 लगाने के साथ साथ जो धातु का नाम है वो लैटिन भाषा में लिखा जाता है। जैसे सिल्वर है तो उसको आर्जेंटेट लिखा जाएगा, कि कब? जब वो ऋणात्मक आवेश युक्त आयन संकुल में है, जुड़ी हुई है, या उससे पहले कोई धातु जुड़ी हुई है, ठीक है। और दूसरी चीज, जो धनात्मक आवेश युक्त अपने संकुल है, उपसहसंयोजक यौगिक है, उसमें धातु का नाम अंग्रेजी में लिखा जाता है। उस अंग्रेजी में लिखने के बाद हम बाद में आयन जरूर लगा देते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी आवेश नहीं दिया हुआ है, धातु का नाम को धातु कोई पहले नहीं लगी हुई है, तो सीधे सीधे हम अंग्रेजी में नाम लिखेंगे और सबसे लास्ट में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था डाल देते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था तुम्हें निकालना आना चाहिए, वो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालना तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि IUPAC नामकरण लिखने के लिए ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आना जरूरी है, ठीक है। संयोजकता आएगी अभी उसमें जरूरी है, और उसके अलावा जो संरचना आएगी इनकी, उस संरचना में भी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आई बेटा? तो आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। बहुत ध्यान से तुम्हें वीडियो देखनी है, लेकिन जब तक आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे वीडियो की, क्रम में नहीं देखोगे वीडियो को, तो तब तक टॉपिक की क्लैरिटी 100% नहीं हो पाएगी। तो स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग से देख के तुम्हें पूरा टॉपिक क्लियर होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे सामने बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ, और अगर इसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वो मैसेज मेरे पास आ जाना चाहिए। कल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उसी को क्लियर करूँगी, ठीक है।